हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के ही चैप्टर नंबर 18 जो कि है बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये उसका पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप जाके वो देख लीजिए। इस वाले पार्ट में हम आगे आने वाले टॉपिक्स कवर करेंगे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलो शुरू करते हैं। इसमें जो हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टाइप ऑफ बजट्स या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स। क्लासिफिकेशन की बात आती है तो सबसे पहले हम इसको किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड मतलब कि टाइम के बेसिस पे हम पहले क्या करते हैं, बजट को क्लासीफाई करते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है हमारा लॉन्ग टर्म बजट। नाम से ही पता चल रहा है लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए। लॉन्ग टर्म बजट्स वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स के लिए क्रिएट किए जाते हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 से लेके 10 साल। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है शॉर्ट टर्म बजट। शॉर्ट टर्म बजट वो होते हैं जो जनरली शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए क्रिएट किए जाते हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1 साल से 5 साल। तीसरा आता है इसमें करंट बजट। करंट बजट क्या होता है? करंट बजट वो होता है जो हम करंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसका जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है वो होता है 1 मंथ से लेके 12th मंथ, ठीक है। तो 1 महीने से लेके 12 महीने तक का जो बजट पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं करंट बजट। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऐसे बजट को बनाने का वो यही होता है कि अगर मान लीजिए करंट कंडीशन में कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसको हम शॉर्ट टर्म बजट में एडजस्ट कर पाएँ, इसी के लिए हम क्या करते हैं, करंट बजट को क्रिएट करते हैं। इसका टाइम पीरियड पता चल गया, 1 मंथ से लेके 12 मंथ तक इसका जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे इसके 2 पॉइंट्स हैं, फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड बजट को हम स्टैटिक बजट भी बोलते हैं। ये क्यों प्रिपेयर किया जाता है? ये इसलिए प्रिपेयर किया जाता है जब हमारा जो लेवल ऑफ एक्टिविटी होता है ना, किसी भी बिज़नेस में जो लेवल ऑफ एक्टिविटी होता है या फिर बिज़नेस कंडीशन होती है, जब वो सिंगल हो, जब वो चेंज ना हो और वो सिंगल हो, तो ऐसी बिज़नेस कंडीशंस के लिए जो हम बजट बनाते हैं वो होते हैं हमारे फिक्स्ड बजट, जहाँ पे लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या होता है, रिमेन अनचेंज्ड, मतलब वो चेंज नहीं होता। वैसे इसका बिल्कुल उल्टा है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट वो होते हैं जो जहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें, जहाँ पे हमें पता है कि कोई ना कोई चेंजेस है, ठीक है। जहाँ पे जो हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ है वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो वो होता है हमारा फ्लेक्सिबल बजट। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी 2 हैं, एक है हमारा फिक्स्ड और एक है हमारा फ्लेक्सिबल। इसके बाद आते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के बेसिस पे भी हमारे 2 ही जो बजट है वो हैं। पहला है इसमें मास्टर बजट और दूसरा है हमारा फंक्शनल बजट। मास्टर बजट होता है, मास्टर बजट इज़ अ कंसोलिडेट समरी ऑफ वेरियस फंक्शनल बजट। मतलब देखा जाए तो जितने भी हमारे फंक्शनल बजट्स हैं ना, उसकी एक तरह से समरी है। इसमें सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, मतलब कि सारे के सारे बजट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बजट के बैलेंस शीट्स इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है मास्टर बजट। इसके बाद हमारा आता है फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट को डिपार्टमेंटल बजट भी बोला जाता है और इसको सब्सिडरी बजट भी बोला जाता है। ये किस चीज़ पे, किस बेस पे प्रिपेयर करते हैं? इसको हम फंक्शंस और डिपार्टमेंट्स के बेस पे क्रिएट करते हैं, ठीक है, कि कितने कितने फंक्शंस हैं हमारे उसमें ऑर्गेनाइजेशन में और कितने कितने डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है इसको। और क्या क्या बोल सकते हैं हम इसको? बोल सकते हैं हम डिपार्टमेंटल बजट एंड सब्सिडरी बजट। इसका एक बहुत ही इजी छोटा सा एक ना फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट को अगर आप याद कर लो और अपने एग्ज़ाम में लिखे आओ तो ये बहुत ही अच्छा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है आपके आंसर पे। तो जो फंक्शनल बजट है ना, इसको फर्दर कुछ चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। जिसकी पहली चीज़ है इसमें ऑपरेटिंग बजट और दूसरी चीज़ है इसमें फंक्शनल बजट। ऑपरेटिंग बजट में पहली चीज़ आती है हमारी सेल्स बजट, फिर आती है हमारी प्रोडक्शन बजट और फिर आती है हमारी कॉस्ट बजट। और कॉस्ट बजट को हमने फर्दर 5 चीज़ों में डिवाइड किया है, जो कि है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आरडी मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर बजट।
उसके बाद जो इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसको हमने फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बजट और प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। उसके बाद जो हमारी फाइनेंशियल बजट है, इसमें इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कैश बजट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। अब आप सोचेंगे कि मैंने बस फ्लो चार्ट बोल दिया, इसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। आगे आगे हम इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हम धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप इस फ्लो चार्ट को अच्छे से याद कर लेना कि फंक्शनल बजट में कैसे कैसे बजट्स आते हैं, उनके भी सब बजट्स कौन कौन से हैं। ये होने के बाद आइए अब इनको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है हमारा सेल्स बजट। सेल्स बजट नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जितनी भी चीज़ें इंक्लूड होंगी वो सारी हमारी सेल्स और सेल्स की वैल्यू, सेल्स की क्वांटिटी, सेल्स के एरिया और कौन से प्रोडक्ट की सेल्स हो रही है, वो सारी चीज़ें हमारी किस में इंक्लूड होंगी, सेल्स बजट में। ठीक है। और जो हमारा सेकंड पॉइंट है इसमें वो है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, बेसिकली प्रोडक्शन जो बजट है उसमें टोटल आउटपुट, कितना आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। तो बेसिकली जितना भी आउटपुट है और उस आउटपुट पे जितनी भी कॉस्ट लगी है, इसको हम 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं प्रोडक्शन बजट को। पहली चीज़ तो लेवल ऑफ आउटपुट कि भाई आपका टोटल आउटपुट कितना निकला है, दूसरा उस आउटपुट को बनाने में कितना खर्चा आपका हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन बजट। फिर आता है हमारा कॉस्ट बजट। कॉस्ट खर्चा, नाम से ही पता चल रहा है। तो कॉस्ट बजट है, ये क्या करता है, आउटपुट की वॉल्यूम को डिटरमाइन करता है कि भाई हमने कितना आउटपुट क्या किया, प्रोड्यूस किया है, और फिर उसके हिसाब से ये क्या करता है, कॉस्ट को एस्टिमेट करता है। भाई बजट पीरियड में कितनी कॉस्ट हमें कितने कितने वॉल्यूम ऑफ आउटपुट से जनरेट हुई है। इसमें हमने कुछ सब डिवीज़न किए थे। जब हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था तो उसमें इसको हमने फर्दर 5 चीज़ों में डिवाइड किया था। पहला था हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आरडी। ठीक है। तो वैसे ही इसमें जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको हमने फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया था। ये चारों पार्ट कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, एसेंशियल हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से पहला पार्ट था हमारा डायरेक्ट मटेरियल बजट। देखो डायरेक्ट मटेरियल बजट में क्या होता है, ये ऐसा बजट है जो हमारे मटेरियल की रिक्वायरमेंट को डील करता है कि भाई हमें कितना कितना मटेरियल, कितने कितने सामान को बनाने के लिए, कितनी कितनी प्रोडक्शन को बनाने के लिए यूज़ करना है और हमें चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कैसा कैसा रॉ मटेरियल है वो हमें चाहिए। हर प्रोडक्ट के लिए जो अलग अलग रॉ मटेरियल होगा हम उसको एस्टिमेट करेंगे कि भाई इतने इतने रॉ मटेरियल की हमें ज़रूरत है। फिर हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कितना कितना रॉ मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है क्वांटिटी के हिसाब से एक पर्टिकुलर टाइम में, कि भाई हमें इस वक्त में इतनी क्वांटिटी में इतना रॉ मटेरियल चाहिए। तो डायरेक्ट मटेरियल बजट हो गया। अब इसमें सेकंड आता है हमारा डायरेक्ट लेबर बजट। डायरेक्ट लेबर में वही है, वहाँ पे ऊपर मटेरियल था, यहाँ पे हम लेबर देखेंगे कि भाई कितनी कितनी रिक्वायरमेंट हमको लेबर की है। हमारा जो प्रोडक्शन टारगेट है जो हमने फ़िक्स किया कि भाई हमें इतना इतना प्रोडक्शन आज के दिन में करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा कि आज आपको 500 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो उस 500 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको ये एस्टिमेट करना पड़ेगा कि कितना लेबर हमें लगेगा, और वो कहाँ होता है वो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर बजट में देखा जाता है। उसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट किस चीज़ में डील करता है, ये डील करता है कि कितना वर्क और मैन्युफैक्चरिंग हमने करी है और उसको करने में कितने एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं, वो आते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट में। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होता है हमारा जैसे कि फ़िक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। चौथा इसमें पॉइंट आता है हमारा प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। प्लांट यूटिलाइजेशन बजट में क्या होता है कि जो भी प्लांट आपने लगाया हुआ है प्रोडक्शन के लिए, उसको जब आपने चलाया तो पर प्रोडक्शन के हिसाब से उसका कितना खर्चा आया आप यहाँ पे एस्टिमेट करते हो। ठीक है, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट में। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट विच इज़ कैश बजट। कैश बजट में नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो भी चीज़ें इंक्लूड होंगी वो किससे होंगी, कैश से इंक्लूडेड होंगी। सो बेसिकली कैश बजट वो स्टेटमेंट्स बनाता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि कितना तो हमें रिसीव हुआ है और कितनी हमने पेमेंट करी है बजट पीरियड के अंदर।
उसके बाद इसमें लास्ट पॉइंट आता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। इसमें क्या होता है कि हम बजट बनाते हैं कि भाई कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल हमें चाहिए फ़िक्स्ड असेट्स को परचेज़ करने के लिए, ताकि हम जो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकें। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो आपको फ़िक्स्ड असेट्स की ज़रूरत होगी, चाहे वो मशीनरी हो, लैंड बिल्डिंग हो, प्लांट, मतलब कोई भी चीज़ हो, आपको वो ख़रीदनी पड़ेगी। तो वो सब का जो खर्चा होता है ना, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट के अंदर देखा जाता है। उसके बाद अदर बजट आते हैं। अदर बजट में कुछ नहीं है, बस ज़ीरो बेस बजटिंग एंड परफॉर्मेंस बजटिंग है। इसका एक प्रॉपर सेपरेट चैप्टर है जो मैं आपको आगे करवाऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप बस इतने ही पॉइंट कर लो, ठीक है। और इस तरह आपका जो ये क्लासिफिकेशन है यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाती है। अब आता है आपका इंस्टॉलेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। एक बजटरी कंट्रोल सिस्टम को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पे बताया हुआ है। जब हमने इसकी लिमिटेशन पढ़ी थी पार्ट नंबर 1 में, तो उसमें एक ये चीज़ बोली गई थी कि जो ये बजटरी कंट्रोल सिस्टम होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं और ये कहीं ना कहीं कॉस्टली भी होते हैं। तो कॉस्टली होने की वजह से जो स्मॉल साइज़ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, वो कहीं ना कहीं इसको अडॉप्ट नहीं कर पाती, ठीक है। तो उस वजह से सिर्फ जो लॉन्ग साइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ज़्यादातर वही इसको क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो जब कोई भी लार्ज साइज़ ऑर्गेनाइजेशन है, जब इसको इंस्टॉल करेगी सिस्टम को, तो उसको कुछ फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें टोटल 10 स्टेप्स हैं, जिसमें से पहला है हमारा क्रिएशन ऑफ बजट सेंटर्स। तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम का जो पहला स्टेप है वो क्या है कि बजट सेंटर्स को क्रिएट करना। बजट सेंटर्स क्या होते हैं, ये हमारे अलग सेक्शंस होते हैं और डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें सिर्फ बजटरी कंट्रोल का ही काम होता है और कोई काम उसमें नहीं होगा। सेकंड इसमें आता है अरेंजमेंट ऑफ एडुकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इसके लिए एक अलग अकाउंटिंग सिस्टम और रिकॉर्ड्स को भी डिज़ाइन किया जाता है। बजटरी कंट्रोल सिस्टम को जब हम सेट करते हैं तो उसके लिए हमें प्रॉपर एक सेपरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, डिज़ाइन और सेटअप करना पड़ता है। थर्ड इसमें आता है हमारा जर्नल इंस्ट्रक्शंस अबाउट बजट टेक्निक्स। जैसे जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग होंगे, ठीक है, जब वो आपके बजट उसमें काम करेंगे, बजटिंग कंट्रोल सिस्टम में जब वो काम करेंगे, तो आपको उनको प्रॉपर नॉलेज या फिर एजुकेशन या फिर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी कि भाई इन इंस्ट्रक्शंस के अंदर आप अपनी बजट टेक्निक्स को क्या करोगे, फॉलो करोगे और अप्लाई करोगे। तो देखा जाए तो इसके लिए हमें उनको अलग से एजुकेशन देनी पड़ती है, अलग से एजुकेशन और इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है बजट टेक्निक्स की। चौथा इसमें पॉइंट आता है प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। देखिए, जब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेट करते हैं तो उसका हम एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाते हैं जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स को हम डिफ़ाइन करते हैं कि भाई ये डिपार्टमेंट्स हैं, इसके अंदर इतने इतने बंदे काम कर रहे हैं, ये मैनेजर है, ठीक है। तो वैसे ही जब हम बजटरी कंट्रोल सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो हमें उसके लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसमें हर एक मैनेजमेंट टीम की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी अपनी एक अथॉरिटी होती है, ठीक है। इस वाले पॉइंट के बाद जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है इसको हम पढ़ते हैं कि बजटरी कंट्रोल सिस्टम में जो भी मैंने ऊपर बताया है उसको किस तरह से एक चार्ट की फॉर्म में यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। बजटरी कंट्रोल सिस्टम में सबसे पहले कौन आता है, हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर, बजट कमेटी, बजट डायरेक्टर या फिर कंट्रोलर। उसके बाद हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो सिर्फ प्रोडक्शन को या फिर प्लांट यूटिलाइजेशन को मेंटेन करता है। फिर आता है हमारा परचेज़ मैनेजर सिर्फ परचेज़ वाले बजट को क्या करता है, मेंटेन करता है। सेल्स मैनेजर सेल्स को, डिस्ट्रीब्यूशन को और एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पे क्या करता है, मैनेज करता है। पर्सनल जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, लेबर की वेलफेयर और मैनेजमेंट को यहाँ पे मैनेज करता है, जैसे कि HR डिपार्टमेंट होते हैं बिल्कुल वैसे। फिर आते हैं इसमें RD ऑफिसर मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट को ही मैनेज करता है। लास्ट इसमें आता है हमारे फाइनेंस मैनेजर फर्दर दो चीज़ों को मैनेज करता है। पहला होता है हमारा अकाउंट एंड फाइनेंस और दूसरा होता है हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड द बजट परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। तो ये हमारा एक छोटा सा चार्ट है जिसमें सारे हमारे बजट कंट्रोल सिस्टम है उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डिटेल दी हुई है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके अंदर आते हैं। फिर इसका जो 5th वाला पॉइंट है वो ये बोलता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बजट कमेटी। अब हम एक प्रॉपर कमेटी फॉर्म करते हैं
अपने बजटरी कंट्रोल सिस्टम के लिए प्रॉपर यहाँ पे कमेटी बनाई जाती है। देखिए इसमें एक पॉइंट दे रखा है कि अगर कोई स्मॉल एंटरप्राइज़ है और वो बजटरी कंट्रोल सिस्टम को अडॉप्ट कर रही है, हालांकि वो छोटी है फिर भी वो इसको अडॉप्ट कर रही है, तो वो एक एग्जीक्यूटिव या फिर एक ही कंसल्टेंट को क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, वो ऐसा नहीं करते, उनको प्रॉपर एक बजट कमेटी बनानी पड़ती है जिसमें हर एक बंदे की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो इसके बाद इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर हम कह सकते हैं जो बजट कमेटी होती है ना, उसके क्या क्या मेन फंक्शंस होते हैं, ये आपका 2 मार्क्स में आ सकता है कि जो बजट कमेटी होते हैं उसके क्या क्या फंक्शंस हैं वो बताओ। तो पहला इसमें यही है कि ये क्या करते हैं, ये पॉलिसीज़ को फॉर्म करते हैं, पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं कि कौन कौन सी तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है टू फॉर्मुलेट द बोर्ड पॉलिसीज़ ऑफ द मैनेजमेंट रिलेटेड टू बजटरी सिस्टम। जो हमारा बजटरी सिस्टम है उसमें जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी वो यहाँ पे फॉर्मुलेट की जाती हैं। सेकंड इज़ हम इस पर क्या करते हैं, प्रॉपर एडवाइस प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये आप फॉर्मुलेशन प्रोसेस को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ये एडवाइस आपको दी जाएगी। उसके बाद आता है कि रिसीव करते हैं और रिव्यू करते हैं जितने भी डिपार्टमेंट्स और जितने भी सेक्शंस हैं उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। फिर यहाँ पे आता है टू सजेस्ट अमेंडमेंट एंड द रिवीजन एज रिक्वायर्ड। इसमें जितने भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं और जो भी अमेंडमेंट्स होती हैं उनको क्या किया जाता है, सजेस्ट किया जाता है और उनको रिवाइज़ किया जाता है। फिर आता है टू अकॉर्ड अ फाइनल अप्रूवल फॉर ऑल फाइनेंशियल बजट। यहाँ पे क्या करते हैं, अप्रूवल भी दिया जाता है। यहाँ पे जो मास्टर बजट होता है जो हमने पीछे पढ़ा था उसको भी यहाँ पे फॉर्मुलेट किया जाता है। यहाँ पे बजट की समरी बनाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, हमारी बजट कमेटी के अंदर आती हैं। फिर आता है हमारा इसमें सिक्स्थ पॉइंट क्या बोलता है कि प्रिपरेशन ऑफ द बजट मैनुअल। बजट मैनुअल को प्रिपेयर करो, ठीक है। इसमें बजट मैनुअल का मतलब क्या होता है, बजट मैनुअल मतलब होता है वो डॉक्यूमेंट्स जिसमें सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्लूड होती हैं हर एक बंदे की जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम में हिस्सेदार है, जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम में पार्ट ले रहा है। उसके बाद इसके कुछ डिटेल्स हैं नीचे कि भाई ये चीज़ें हमारे बजट मैनुअल में क्या है, इंक्लूड होती हैं। पहला आता है हमारा ऑब्जेक्टिव एंड द पॉलिसी ऑफ बजटरी प्लान। दूसरा आता है हमारा मतलब कि ऑब्जेक्टिव देना, पॉलिसीज़ बनाना, ठीक है। वो सारे इसमें हम इंक्लूड करते हैं बजट मैनुअल में कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से हम रिपोर्टिंग देते हैं, शेड्यूल देते हैं। तीसरा आता है हमारा ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हम इसमें बताते हैं कि भाई किस बंदे की क्या ड्यूटी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें हम अपना टाइम शेड्यूल बताते हैं, प्रोसीजर बताते हैं, मॉडिफिकेशन बताते हैं, बजट को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो उसका प्रोसीजर बताते हैं। वो सारी चीज़ें हमारे बजट मैनुअल में क्या होती हैं, इंक्लूड की जाती हैं। फिर आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ द बजट पीरियड। डिटर्मिनेशन ऑफ द बजट पीरियड का मतलब होता है कि हमें देखना है कि कौन सा बजट पीरियड है वो हमारे लिए ठीक है। हमने 3 टाइप के बजट पीरियड पढ़े थे पीछे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड करंट। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, ये हमारे नेचर ऑफ बिज़नेस पे डिपेंड करता है। जैसा हमारा बिज़नेस का नेचर होगा और जैसा हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने बजट पीरियड को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई कितने लेंथ ऑफ पीरियड तक हम अपने बजट को ड्रॉ करेंगे। 8वां पॉइंट इसमें आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द की फैक्टर। यहाँ पे जो की फैक्टर है इसका एक अलग मीनिंग है। यहाँ पे की फैक्टर का मतलब है लिमिटेशन बताना, मतलब कि अगर हमारी बजटरी कंट्रोल सिस्टम में किसी भी चीज़ की कमी है, शॉर्टेज है, तो की फैक्टर है वो उन शॉर्टेज को बताएगा, ठीक है। चाहे वो शॉर्टेज ऑफ ऑर्डर हो, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल हो, शॉर्टेज ऑफ लेबर हो, लिमिटेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी हो, कुछ भी हो, की फैक्टर्स इन लिमिटेशंस को यहाँ पे बताते हैं। फिर आता है हमारा 9th वाला पॉइंट जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है कि लेवल ऑफ एक्टिविटी बताई जाती है हमें कि मतलब कितना लेवल ऑफ आउटपुट हमें बनाना है, कितना हमें सेल करना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। लास्ट आता है हमारा बजट रिपोर्ट। जब हम पूरा बजटरी कंट्रोल सिस्टम सेटअप कर देते हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग एक जो रिपोर्ट होती है वो सबमिट करनी पड़ती है, जिसमें क्या होता है हमारा सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। हमारी जो स्टैंडर्ड और हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर किया जाता है। अगर उसमें कोई कमी आती है तो जो पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम दिया जाता है, ठीक है। और नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस होते हैं वो सजेस्ट किए जाते हैं कि भाई ये आप
जो एक्शंस हैं, करेक्टिव एक्शंस हैं, उनको फॉलो करो। तो ये थी हमारी इंस्टॉलेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। इसके बाद आता है हमारा एसेंशियल ऑफ इफ़ेक्टिव बजटरी सिस्टम, कि अगर हम एक अच्छा इफ़ेक्टिव बजटरी सिस्टम अगर हम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए अपना बजटरी सिस्टम है उसको हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। पहला आता है हमारा सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके द्वारा लिए जाने वाले फैसले भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमें इस सिस्टम में टॉप मैनेजमेंट का फुल सपोर्ट मिलता है तभी हम क्या कर सकते हैं, बजटरी सिस्टम को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। सेकंड इसमें आता है इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलना ही ज़रूरी नहीं होता। जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम बजटरी सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं वो एक इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए, जहाँ पे लोगों को उनकी अथॉरिटी दी जाए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और एक प्रॉपर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन उनके बीच में होना चाहिए। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट आता है हमारा साउंड फोरकास्टिंग, मतलब कि जो भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको फोरकास्ट करेंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन को जब हम फोरकास्ट करेंगे तो उसके लिए हमें अच्छे साइंटिफिक मेथड, स्टैटिकल मेथड्स और टेक्निक्स को फॉलो करना है, तभी हम क्या कर पाएंगे, एक इफ़ेक्टिव बजटरी कंट्रोल सिस्टम को सेट कर पाएंगे। फिर आता है इसमें हमारा एक्यूरेट अकाउंटिंग सिस्टम। हमें एक एक्यूरेट अकाउंटिंग सिस्टम को भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें कंप्लीट एंड वेल डिवाइज्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। एक प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पे हमारे पास होनी चाहिए। अगर हमें कल को कोई भी डाटा चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड तो हमारे पास करेक्ट एंड रिलायबल डाटा अवेलेबल हो। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है इसमें क्लियरली डिफाइन बिजनेस पॉलिसीज़। जब भी हम बजटरी कंट्रोल सिस्टम को इंस्टॉल करें तो हमारे पास हमारी बिजनेस पॉलिसीज़ पहले से क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फिर आता है हमारा सेवन्थ पॉइंट की अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन। जो भी स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन हम हमारे बजटरी कंट्रोल सिस्टम में इंक्लूड करने वाले हैं उसकी प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑन द परफेक्ट टाइम हमारे पास होनी चाहिए, जो कि सफिशेंट भी हो और एक्यूरेट भी हो। फिर आता है हमारा कांस्टेंट विजिलेंस। इसका मतलब होता है हमारा कि जब भी हम कोई सिस्टम बजटरी कंट्रोल का सेटअप करते हैं तो हमें उसके लिए कांस्टेंट सावधानी बरतना ज़रूरी है। विजिलेंस का मतलब है कि हमें प्रॉपर सावधानी बरतने की ज़रूरत है हर एक स्टेप पे। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हो सकता है हमें कुछ अनफेवरेबल चीज़ों को फेस करना पड़ जाए। फिर आता है हमारा बजट पीरियड। ऑब्वियस सी बात है, बजट पीरियड, करेक्ट बजट पीरियड को इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमें लॉन्ग टर्म में बजट को सेट करना है कि शॉर्ट टर्म में करना है, ठीक है, ताकि कोई भी सीजनल फ्लक्चुएशन हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी को इफ़ेक्ट ना कर पाए। फिर आता है नॉलेज ऑफ़ यूज़ एंड लिमिटेशन ऑफ बजटिंग। बजटिंग का हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, लेकिन उसकी नॉलेज के साथ साथ हमें उसकी लिमिटेशन का भी पता होना चाहिए कि जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस तो हम जानते हैं लेकिन उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। फिर आता है हमारा कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट बजट्स। इसमें क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि परचेज़ बजट हो गया, सेल बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट हो गया। अगर ये आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएंगे तो हम एक इफ़ेक्टिव बजटरी कंट्रोल सिस्टम को इंस्टॉल नहीं कर सकते। फिर आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। मान लो कल को कोई चेंज हो जाता है, सडन चेंज हो जाए तो आप अपने बजटरी कंट्रोल सिस्टम में उन चेंजेस को अडॉप्ट कर सकें, इतना फ्लेक्सिबल आपका सिस्टम होना चाहिए। फिर आता है हमारा प्रॉपर इंसेंटिव में क्या होता है, जो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हमें प्रॉपर इंसेंटिव देने चाहिए, चाहे वो मॉनेटरी फॉर्म में हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी फॉर्म में हो, जिससे हमारे जो भी स्टाफ होगा, जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो क्या होंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। लास्ट पॉइंट आता है इसमें रीजनेबली अटेनेबल टारगेट्स। मतलब जो भी टारगेट हम अपने बजट में बजटरी सिस्टम में लगाने वाले हैं वो रीज़नेबल होने चाहिए, ताकि जो भी पर्सन काम कर रहे हैं वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ और वर्क सिस्टम के साथ रीज़नेबली काम कर सकें। तो ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट आपका। इसमें जितने भी पॉइंट्स थे मैंने वो
कवर कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर बीच में अगर आपको सुनने में या फिर समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर कोई आपको क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल का जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज़ यू कैन। तब मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।